मरुधरा में फिर वायरस का महाविस्फोट हुआ। 24 घंटे में रिकॉर्ड 84 लोगों ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 16,438 लोग संक्रमित हुए। जोधपुर में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,878 केस सामने आए। 6,416 लोग रिकवर हुए। मरुधरा में एक्टिव केसेज 1,40,000 के पार है। तो ये मरुधरा के आज के आंकड़े हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम समझाइश, तमाम गाइडलाइंस, तमाम निर्देशों के बाद भी आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगातार रोज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यानी कि रोज न केवल मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवर भी मरीज हो रहे हैं, लेकिन यह स्थिति चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक। और जयपुर से इसी खबर पर हमारे साथ लवली वधवा जुड़ गए और बीकानेर से सतवीर सिंह। सबसे पहले जयपुर की तरफ रुख करते हैं। लवली, जैसे कि आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे, लगातार बता रहे, रोज बताते हैं और ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। और पिछले कई दिनों से मेरी और आपकी बातचीत चल रही है, कहीं से भी ये सुकून की खबर सामने नहीं आई लवली कि इन आंकड़ों के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी दर्ज की गई है। देखिए आसिफ, ये कहना बिल्कुल आपने सही कहा कि आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है, लेकिन देखिए अभी तक 3,000 के आसपास का आंकड़ा जो था वो जयपुर को छुआ हुआ था, लेकिन कुछ हद तक जो है करीब 200 पेशेंट्स की कमी जो जयपुर में प्रतिदिन दर्ज की गई है, लेकिन नाकाफी है ये। जब तक ये कमी जो है इसे पूरी तरह से शून्य पर नहीं लाया जाएगा, इसे सिफर नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो हालात बनते जा रहे हैं ये लगातार बहुत गंभीर हालात हैं। लगातार लोग जो हैं लॉकडाउन की पालना को लेकर के, इस लॉकडाउन को भले जन अनुशासन पखवाड़े का नाम लिया गया है, सरकार इतनी गंभीर है, सरकार ने 3 मंत्रियों को भी दिल्ली भेजा हुआ है। मुख्यमंत्री बार बार ट्वीट कर रहे हैं, बार बार मीटिंग्स ले रहे हैं, अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि लोगों का व्यापार भी प्रभावित ना हो, लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित ना हो, लेकिन मजबूरी में सरकार को दुकानों का और तमाम चीजों को बंद करना पड़ा। और तमाम अब ये मान के जाया जा सकता है कि ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, अगर इसी तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते रहे तो कल डॉक्टर रघु शर्मा ने भी स्पष्ट किया न्यूज 18 से बातचीत में कि इनका हम आकलन करेंगे और अगर ये स्थिति इसी तरह से बिगड़ती रही तो आगे और सख्ती राजस्थान की सरकार जो है राजस्थान में कर सकती है। अभी आपने येदियुरप्पा का भी जिक्र किया, उन्होंने भी अपने राज्य में जो है लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो ऐसे में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, लोगों को ये समझना होगा। आवश्यक कार्य, अति आवश्यक कार्य होने पर ही अपने अपने घरों से बाहर निकले, घर से बाहर नहीं निकलना है, ये सोच करके रखना है कि हमारे घर के आसपास कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है भले इस बार सख्ती नहीं कर रहा है, इस बार पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री के कहने पे, लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन का जो दूसरा रूप सामने आ रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर के तमाम काम और भी बहुत सारे काम होते हैं सिस्टम के लोगों को, वो उनमें लगे हुए हैं। चिकित्सकों की भारी कमी है, क्वारंटीन सेंटर्स को हमने कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स महंगे हो चुके हैं, कालाबाजारी जोरों पर है। जो मरीज है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसको लोगों को हिम्मत देनी चाहिए और उसकी जो हालत है उसको देखते हुए लोगों को सबक लेना चाहिए कि किस तरह से लगातार हालात खराब हो रहे हैं, इसको समझना होगा। आसिफ, ये लोग हमारी जो आम जो लोगों की जो दिनचर्या है, जो आम कामकाज है, हम लोग बॉर्डर लाइन पे इस वक्त खड़े हुए हैं और ये युद्ध जो है ये तभी साकार हो पाएगा युद्ध जब हम सब लोग इस युद्ध को मिलकर के लड़ेंगे। अकेले ये युद्ध सरकार और चिकित्सा विभाग के लोग नहीं लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। सतवीर, आंकड़े आज के बीकानेर के कहते हैं 683, यानी किसी जिले के अंदर जब 1000 के लगभग आंकड़े आने लगे तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि उस जिले की स्थिति बहुत चिंताजनक है। बीकानेर में आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं और इस आंकड़े के कारण थोड़ी सी जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो डॉक्टर हैं वो पूरी मुहिम यहाँ पर छेड़े हुए हैं। एक हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसके तहत जो अगर लोग हैं उन्हें अगर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की बात करनी है या मरीजों की संख्या के बारे में बात करनी है, बीमारी की बात करनी है, तो वो यहाँ पर इस जो डेस्क के जरिए आ सकते हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से जो जानकारी है वो यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बात करने की जो कोशिश है वो करते हैं। सर, आप बताइए, जो डेस्क बना रखी है, किस तरह से डेस्क बना रखी है और किस तरीके से जो लोग हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन की कमी मिलती है तो वो या क्या इस नंबर से पता लगा सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने जो भी चिकित्सक शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सबके नंबर हमने सर्कुलेट किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की उनको मरीज को कोई इमरजेंसी या ऐसी कोई व्यवस्था में कोई खामी नज़र आती है तो वो हमसे फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करती है।
और हम फ़ोन पर उनको ये सलाह देने का प्रयास करते हैं। जो मरीज़ फ़ोन पर उचित सलाह के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, उनके लिए हम वो सलाह देकर उनको घर से मूव नहीं करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि अनावश्यक घर से मूव करके वो संक्रमण को फैलाए नहीं। लेकिन एक तरफ जहाँ क्योंकि समस्या काफ़ी आंकड़े लगातार बढ़े, बीकानेर में भी थोड़े से डराने वाले आंकड़े कहे जा सकते हैं, ऐसे में आप लोगों की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि लोगों तक वो बात पहुँचेगी जो घर बैठे आराम से जानकारी ले सकते हैं। निश्चित रूप से संसाधनों में चाहे हम कितने भी संसाधन बढ़ा लें, लेकिन जैसे जैसे रोगी बढ़ेंगे तो संसाधनों में कमी आना स्वाभाविक है, लेकिन उन संसाधनों की कमी का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो डॉक्टर है उनकी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, और सतवीर डॉक्टर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, सरकार हो, WHO की गाइडलाइंस हो, सभी का यही कहना है कि वैक्सीनेशन तो एक उपाय है ही, लेकिन उससे पहले अगर इस वायरस को फैलने से रोकना है तो सबसे पहले जरूरी मास्क है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर आप जाइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। और वो समय भी आएगा जब ये पूरी तरीके से जो है वो बीमारी खत्म होगी, लेकिन उसके लिए बहुत धैर्य संयम की जरूरत है। भीड़ में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर भीड़ बाजारों में ऐसे ही बढ़ती गई तो जो आंकड़े इस समय आप टीवी पर देख रहे हैं, ये आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भरतपुर के एक शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। गानों पर थिरकते मस्ती में डूबे लोगों में से ज्यादातर ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में सवाल प्रशासन पर उठ रहा है, जिसने गाइडलाइंस की पालना न होने पर समारोह आयोजक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि अगर एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो कोरोना विस्फोट की आशंका किस हद तक बढ़ सकती है। ये तस्वीरें हैं और ये ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरें हम पिछले कुछ समय से अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अगर तस्वीरों को दो भागों में बांटा जाए तो एक तरफ वो टीम है, एक तरफ वो कोरोना वॉरियर्स है जो लोगों को बचाने में रात दिन अपनी जान का जोखिम लगाकर लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं समाज के बेहद गैर जिम्मेदार लोग। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए इन लोगों को शादी के अंदर सरकार की तरफ से एक लिमिट तय की गई है, बावजूद उसके उस लिमिट को भी तोड़ा गया। ना केवल उस लिमिट को तोड़ा गया बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग दूर से दूर तक कहीं नहीं है। आप देखेंगे इनके चेहरों पर मास्क भी नहीं है। और फर्ज कीजिए कि अगर इनमें इतनी सारी भीड़ में से एक या दो या चार लोग भी अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो कितने घरों तक ये कोरोना पहुंचाएंगे, और उसके बाद में इस जिले की स्थिति क्या होगी। इस शादी में न केवल भरतपुर के लोग शामिल हैं बल्कि अलग अलग दूसरी जगहों से आए हुए लोग भी शामिल हैं, रिश्तेदार मेहमान जो दूसरे जिलों से पहुंचे हैं। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो ये कोरोना दूसरे जिलों या दूसरी स्टेट तक भी जाएगा। ये है हमारी गैर जिम्मेदारी। इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और दौसा में शिकायतें मिल रही कि कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में रहने की बजाय बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने कहा कि ये लोग अपने परिवार के साथ साथ अन्य लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना होगा। जनता को इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि ये महामारी बहुत भयंकर है, और हमने भी महसूस किया कि जो लोग होम क्वारंटाइन हैं वो उसकी पूरी पालना नहीं कर रहे। सबसे पहले तो वो अपने परिवार के दुश्मन बन रहे हैं, परिवार में फैलाते हैं एक दूसरे से मिल करके, और उसके बाद में कई जगह ऐसी शिकायतें मिली है कि वो रोडों पे घूम रहे हैं। इसके लिए आज मैंने एसपी साहब, कलेक्टर साहब से बात करी थी। हम सबका मिलकर प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जाए ताकि वो इस कोरोना महामारी को फैलाने में थोड़ा कंट्रोल रहे। इसके लिए हमारी टीम्स हैं कार्यरत, इसमें जहाँ जहाँ पर ये है इनका एक डेटाबेस बना रहे हैं और इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये इशू है। तो एक कमेटी बनी हुई है ग्राम स्तर पे जो इसका ध्यान रखेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सवाई माधोपुर जिले की सभी सीमाओं को चारों ओर से सील कर दिया गया है। जिले से जाने वाले और जिले में आने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी भी पाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार अब जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई है। आप
इस वक्त देख सकते हैं हम इस वक्त सवाई माधोपुर तथा टोंक के बीच सीमा पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक नाका लगा दिया गया है। ये सवाई माधोपुर जिले की अंतिम सीमा है, जहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो सवाई माधोपुर जिले से आने तथा जाने वालों पर गहनता से निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। जो अन्य जिलों से लोग जो आ रहे हैं, बेवजह आ रहे हैं, उनको अगर कोई गैर वाजिब जवाब देता है तो उसे वापस लौटाया भी जा रहा है। ऐसे में पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस यहाँ पर नाके पर लगाई गई है। ये सवाई माधोपुर की अंतिम सीमा है, जहाँ से टोंक की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। अन्य जिलों से आने जाने वालों पर गहनता से निगरानी रखी जा रही है तथा उन्हें गैर वाजिब जवाब मिलने पर वापस लौटाया भी जा रहा है। गहनता के साथ पुलिस सभी नाकों पर जुटी हुई है। वहीं एसपी सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि सवाई माधोपुर जिले के चारों ओर सीमाओं पर 9 नाके बनाए हुए हैं, जहां पर पुलिस मुस्तैदी से डटे हुए हैं तथा पुलिस की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। कोरोना संकट में इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी भटकना पड़ रहा है, लेकिन भरतपुर के बाशिंदों पर बेकाबू रफ्तार से बेपरवाह है। हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने बस स्टैंड का जायजा लिया। ये भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड है, जहां आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो नहीं की जा रही है। ना ही केंद्रीय बस स्टैंड की तरफ से यहाँ पर जो सैनिटाइजर और टेम्परेचर गन की जो व्यवस्था है वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ हैं, यात्री अपनी यात्रा के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसों में भी 50% यात्री बिठाने की नियम है, लेकिन बसों में भी आप देख सकते हैं किस तरह, हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग बसों में चढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस तरह से साफ जाहिर होता है कि कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसे तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। किस तरह देखो लोग कैमरे को देखकर मास्क लगाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग हैं जो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, कैमरे को देख करके मास्क लगाते हैं। इस तरह से तस्वीरें साफ जाहिर होती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है कोरोना के प्रति वो साफ नज़र आ रही है। लेकिन हालात इस तरह कैसे काबू होंगे, आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। अब कैमरे को देख करके लोग मास्क लगाना शुरू करते हैं। संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है केंद्रीय बस स्टैंड। अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और बस स्टैंडों पर कैसी व्यवस्थाएं होंगी। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18। कोरोना संक्रमण के चलते आवागमन पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने रेलवे स्टेशन पर पसरे सन्नाटे का जायजा लिया। इस वक्त समूचा देश कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते समूचे देश में व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। क्या सिर्फ जिला, क्या प्रदेश, तो समूचा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते अब आवागमन पर भी इसका पूरी तरह से प्रतिकूल असर पड़ा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि समूचे देश में 35 से लेकर 40 ट्रेनों को अब रद्द कर दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अब सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया है कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी आने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें जोधपुर भोपाल तथा जयपुर बयाना शामिल है। आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर भी अब धीरे धीरे यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह से कम हो गई है, जिसके चलते स्टेशन पर भी सन्नाटे सा आलम है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार समूचे देश में 35 से 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते अब ट्रेनों में आवाजाही भी कम हो गई है। वहीं सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण यात्री भार नहीं होने के चलते रेलवे को भी राजस्व घाटा वहन करना पड़ रहा है, जिसके चलते रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं इस फैसले से न सिर्फ सरकार को राजस्व का घाटा वहन नहीं करना पड़ेगा, अपितु कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती अधिकता में भी कमी देखी जा सकेगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर।
और देश को कोरोना के संकट से उबारने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाड़मेर में भारतीय सेना ने महज 3 घंटे में ही 100 ऑक्सीजन युक्त बेड का अस्पताल बना दिया। देर रात 9 बजे शुरू हुए ऑपरेशन महज 3 घंटे में जब खत्म हुआ तो मौके पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल का निर्माण कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। सेना द्वारा जिला अस्पताल के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं बालिका छात्रावास भवन में बनाए गए अस्पताल में उन कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। दरअसल ये 100 बेड पहले ही जैसलमेर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए गए थे। जिला अस्पताल से अत्यधिक दूरी होने के कारण जिला प्रशासन ने इसे जिला अस्पताल से स्टे बालिका छात्रावास में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। इसके बाद आर्मी के 40 जवानों ने महज 3 घंटे में 100 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित माकूल बंदोबस्त कर बेड का अतिरिक्त अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया। तो ये आर्मी के जवान हैं जिन्होंने 100 ऑक्सीजन बेड को 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया और 3 घंटे के अंदर ही इस 100 बेड के हॉस्पिटल को तैयार करके स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए, तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था। बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकते। अभी आर्मी के द्वारा 100 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो इन्होंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की उसी को इधर शिफ्ट किया है। उसका कारण ये रहा कि वहाँ थोड़ी दूरी ज़्यादा पड़ती थी, तो लॉजिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता था। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स है जो मतलब आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत पर कोहराम मचा है। लोगों की सांसों पर संकट इस कदर गहराया कि रोजाना बेड या वेंटिलेटर ना मिलने से कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन राजधानी जयपुर के कोटपुतली में सिस्टम की लापरवाही से 17 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। जिस वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करना था वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी राजकीय अस्पताल में यूं ही रखे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो वो अलग ही राग अलापते नजर आए। उनका कहना है कि क्षेत्र में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इन्हें इस्तेमाल में लाया जाए। अस्पताल में पहले ही कोविड सेंटर बनाया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। वेंटिलेटर्स की आपूर्ति करने वाली कंपनी और विभाग को इस मामले में जानकारी दी जा चुकी है। 35 ऑक्सीजन के बेड हैं, जरूरत पड़ने पर 30 से 35 आदमियों को हम अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बैकअप के लिए हमारे पास हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में बाई चांस किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो उससे मरीजों को ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है 30 के अलावा हमने 70 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन बेड हैं, जो एक नॉर्मल कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर पे पेशेंट नहीं रह सकता और यहाँ पे अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। बॉर्डर लाइन केसेस हैं, अभी तो सैचुरेशन मेंटेन्ड है लेकिन हो सकता है कल को जो है फॉल भी हो। ऐसे बॉर्डर लाइन केसेस के रखने के लिए हमारे पास 70 बेड की फैसिलिटी है। अब आपको दिखाएंगे कोरोना मरीजों के नाम पर कैसे खेला जा रहा है ओपन टेंडर वाला खेल। खबर चित्तौड़गढ़ की, जहां जिला कोविड सेंटर पर कोरोना मरीजों को खाना मुहैया कराने के नाम पर काली कमाई का खेल जारी है। सरकारी आदेश की अवहेलना कर यहां प्रति मरीज प्रतिदिन 44 रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर डाला जा रहा है। देखिए आपदा में लूट की ये खास रिपोर्ट। ताक पर आदेश, मरीजों के नाम पर कमाई। ₹104 में 60 रुपए प्रति दिन का खाना। आपदा में ओपन टेंडर वाली लूट। प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को और अन्य लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए इंदिरा रसोई की व्यवस्था शुरू की गई है, जहां आधी दरों में मरीजों या अन्य लोगों को खाना पहुंच सकता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में जिस तरह ओपन टेंडर प्रक्रिया के नाम पर चाहेतों को लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही है, उसे लगने लगाएगी सिस्टम में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से फैल चुका है। कोविड के खिलाफ जब पूरी दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है, तभी इस आपदा में काली कमाई करने वाले भी पीछे नहीं हैं। राजस्थान सरकार के आदेश को धता बताकर ये काली कमाई का खेल चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के कोविड अस्पताल में आपदा में काली कमाई का पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए
कि कोविड मरीजों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क खाना मुहैया कराने की व्यवस्था राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के जरिए की है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के जिला कोविड उपचार केंद्र में मरीजों के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक इंदिरा रसोई से गुणवत्तापूर्ण खाना मुहैया कराया जाना है, लेकिन जिला कोविड उपचार केंद्र ने इसके लिए ओपन टेंडर निकाल दिया। अब कोविड मरीजों को यहां 104 रुपए प्रतिदिन का खाना मुहैया कराया जा रहा है, जबकि सरकार के आदेश के मुताबिक ये खाना 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल सकता है। जिला अस्पताल ने नगर परिषद को अब तक ऑर्डर नहीं दिया, जबकि नगर परिषद इसकी आपूर्ति को तैयार है। व्यवस्था ओपन टेंडर के खुली निविदा के द्वारा जो ठेका जिन्होंने खुला है उसी को मिला है, जिसका जो निविदा प्रक्रिया में जिसने रिजर्व किया। राज्य सरकार के आदेश है कि कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से वहाँ पे फूड पैकेट्स उपलब्ध कराएं, लेकिन इसकी व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की जाएगी, लेकिन डिमांड CMHO PMO के साथ वहाँ से जनरेट होगी, उसके हिसाब से हम वहाँ पे फूड पैकेट्स उपलब्ध। इंदिरा रसोई के खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए हमने बात की लायंस क्लब से, जो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए यहीं से खाना मुहैया करा रहा है। तो सुनिए क्या राय है लायंस क्लब के अधिकारी की। सबसे पहले हमने स्वयं ने उस भोजन को टेस्ट किया, मुझे नहीं लगता कि उस भोजन में किसी तरह की कमी है। हाँ, कुछ हमें ऐसा लगा कि रोटी पे अगर घी नहीं लगा रहता है तो वो डिलीवर होते समय 1 घंटा करीब लग जाता है, उसमें रोटी कड़क हो जाती है। तो वहाँ पे भी हमने घी का डब्बा अलग से रख दिया गया है। हम जब भी उनसे पैकेट लेते हैं तो उसको घी से चौपड़ देते हैं और रोटी नरम हो जाती है। बाकी सब्जियाँ वगैरह कंप्लीट जैसा घर में भोजन बनता है वैसा सात्विक भोजन। मतलब साफ है, जब इंदिरा रसोई से खाने की सप्लाई हो सकती है, जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक भी सही है, तो चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय ओपन टेंडर प्रक्रिया के तहत प्रति मरीज प्रतिदिन 44 रुपए का अतिरिक्त खर्च किसे फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। की घड़ी में भी लोग निजी फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे हालातों में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कोरोना की लूट है, लूट सके तो लूट। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।